हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और हमने जीओसी 1 जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। नाउ लेट अस मूव टू द जीओसी पार्ट 2, जीओसी 2। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस आइसोमेरिज्म। ठीक है। सो आइसोमेरिज्म जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। आइसोमर्स, आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है पार्ट, सेम पार्ट्स। ठीक है। सो आइसोमर इज द वर्ड विच इज मेड ऑफ फॉर द टू पार्ट्स। आइसो मीन्स सेम एंड मर मीन्स पार्ट्स विच हैव सेम पार्ट्स। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या बोला? आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। इसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। नाउ अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो आइसोमर्स होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या है। और उसके भी आगे फर्दर जो सब पार्ट्स है वो 7 है। 6 है सॉरी। चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, रिंग चेन एंड टॉटोमर्स। दूसरा क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर्स, यानी विच डिफरेंट स्पेस। डेफिनेशन पे आते हैं। ये दो तरह के होते हैं। एक होते कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल स्पेलिंग गलत हो गई थी, कॉन्फिगरेशनल, और दूसरा होता है कॉन्फॉर्मेशन। सो कॉन्फिगरेशनल फर्दर दो तरह के, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो इन आइसोमर्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। बट बिफोर दैट हमारे को एक टॉपिक जबरदस्त समझना है जिसका नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और उसको हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। वो क्या है और उसका क्या फायदा है? फायदा अगर मैं आपको बताऊं कि उसकी हेल्प से हमें जो आइसोमर्स होते हैं उनको लिखने में मदद मिलेगी कि कैसे हम आइसोमर्स लिख सकते हैं हमसे। तो उसी टॉपिक को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं एंड दैट इज टॉपिक है जी हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और हम इसको एब्रीवेट करेंगे DU, और इसी को ही हम और भी बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। तो दोनों सेम चीज है, DBE, बट हम इस वाले एब्रीवेशन को यूज करने वाले हैं। तो हमारे को एक बात पता है कि दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, या जो कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसके अंदर जो एल्केन आ गई, हिंदी में संतृप्त कहते हैं जिसको, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 हो गया, उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होती है। कौन कौन से आपको पता है कि एल्कीन एंड एल्काइन। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे जीओसी 1 में, तब भी हमने इसका जिक्र किया था। तो अनसैचुरेटेड एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, और इसका क्या हो गया? CnH2n-2। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में हमने फिर से रिवाइज कर ली टर्म्स। नाउ व्हाट डज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन टेल्स? व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? ये क्या बताता है? तो इसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो दिस इज द इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, यानी हाइड्रोजन कितनी कम है उसको सैचुरेट होने के लिए, तो उसको अनसैचुरेट तब बोलेंगे, उसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक एग्जांपल लेते हैं और वहां से चीजें क्लियर करेंगे।
लेट अस टेक इथेन। इथेन, ठीक है जी। तो इथेन आपको पता है कि ये होता है CH3 कैसा कंपाउंड है? सैचुरेटेड है ना, संतृप्त। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन कर, दो हाइड्रोजन लेस कर देता हूं, एक यहां से एक यहां से, 2 हाइड्रोजन लेस कर दी मैंने, तो मेरे पास क्या बन गया? ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। तो अगर मेरे को बोला जाए कि इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, तो मैं बोलूंगा 1 है। अच्छा, अगर इसमें से 2 हाइड्रोजन और लेस कर देते हैं हम, तो ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया इथाइन। तो इसकी जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आई हमारे पास, वो कितनी आ गई? 2। तो हमारे को एक मोटे मोटे तौर पे एक बात समझ आई कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या है। हमने पहले ही पढ़ा हुआ, ये कौन सी बॉन्ड होती है? सिग्मा और ये पाई। ये कौन सी? सिग्मा और ये पाई। तो अगर हम पहली बात को समझें, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब हुआ बेटा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि कितनी पाई बॉन्ड्स है उसके अंदर, उसको बोलेंगे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। पर क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल है? तो और देखते हैं। हमने क्या किया, CH3 CH2 CH3 लिया, प्रोपेन अगेन सैचुरेटेड है, इसमें से मैंने 2 हाइड्रोजन कर दिए लेस, तो मेरे पास क्या बन गया? ये बन गया जी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसके अंदर पाई बॉन्ड कितनी है? सिग्मा और ये, तो पाई बॉन्ड तो इसके लिए अंदर जो है वो 1 है। तो हम बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है C3H6, बोलते हैं C3 जो H6 है, इसकी फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होनी चाहिए? तो भाई उस हिसाब से तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होनी चाहिए। इज दैट सो? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो C3H6 है, ये तो साइक्लोप्रोपेन का भी होता है, ये भी तो C3H6 ही हुआ ना, साइक्लोप्रोपेन हुआ हमारे पास। तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम इसको। इसका मतलब क्या हुआ? जो अब हमने फाइनली कंक्लूजन निकालना है कि भाई जो C3H6 है, एक तो पाई बॉन्ड हो सकती है इसमें, पर एक रिंग भी तो बन सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग, ये हुआ जी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो शुरुआत हमने कहां से की? हमने शुरुआत की पहले इथेन से, फिर उसका इथीन बनाया, फिर इथाइन बनाया। तो हमने पहली बात तो समझी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि कितनी पाई बॉन्ड है, सिंपल। पर क्योंकि अगर हम प्रोपेन से ले तो C3H6 बन गया, प्रोपेन बन गया, तो उस हिसाब से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आई। बट C3H6 का तो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन भी तो होता है। तो दैट मीन्स कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो पहले हम क्यों ना कुछ काम कर लें, हम ये पता करें कि भाई लेट अस कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। व्हाट इज ड्यू? हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए, हमने ऐसा लिख लेते हैं इसको, ऐसे ये लिखा जी हमने। ट्रिपल बॉन्ड इसमें भी लगा देते हैं ऐसे। चलिए 3 एग्जाम्पल हमने यहां पे लिखे सामने, और हमारे को कैलकुलेट करना है कि इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाज क्या था? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। देखते हैं इस केस में रिंग कितने हैं? 1। पाई बॉन्ड कितनी है? एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, यानी ये पाई बॉन्ड है।
तो पाई बॉन्ड इसमें 2 है और नंबर ऑफ रिंग 1 हो गए, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस कंपाउंड के क्या आई? 3 आई। इस कंपाउंड में देखते हैं पहले पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितनी है? 3। नंबर ऑफ रिंग कितने हैं? 1। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस कंपाउंड की कितनी होगी हमारे पास? 4 होगी। नेक्स्ट में चलते हैं जी। पाई बॉन्ड कितनी है जी? 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3, 4। सो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर 4 प्लस एक रिंग भी तो है, सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 आ गई। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले सीख लिया कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग। नाउ हाउ टू कैलकुलेट। अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला दिया है, तो स्ट्रक्चर दिया हुआ, तो स्ट्रक्चर से तो हमने बता दिया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सो to calculate degree of unsaturation from formula, अगर हमारे को फॉर्मूला दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे? तो दो केस ले लेते हैं हम। केस नंबर 1, पहला केस फॉर हाइड्रोकार्बन, फॉर हाइड्रोकार्बन तो बेटा इसमें जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी? 1/2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एज शुड बी इन एल्केन। ध्यान से इसको समझिएगा कि 1/2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एज इट शुड बी इन एल्केन। अब ये क्या है जी? एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि चीजें तो तभी ज्यादा क्लियर होती है जब हम उसको एग्जाम्पल से वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दिया हुआ है C2H2, दिस इज इथाइन। ठीक है, तो वैसे तो हम स्ट्रक्चर से भी बता सकते हैं इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, पर यहां पे फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो हमारे को ये देखना है कि अगर कार्बन एटम हमारे पास 2 है, तो ये एल्केन अगर होती तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला होता C2H, हमारे को पता ना CN क्या फॉर्मूला है एल्केन का? CnH2n+2। तो अगर ये एल्केन होती तो इसका फॉर्मूला होता C2H6। देखिए, तो C2H6 का तो होना चाहिए था, पर दिया कितना है? C2H2। तो जो हाइड्रोजन कितने जो होने चाहिए थे, जो कितने एक्स्ट्रा होने चाहिए थे, या ये कह लो कि डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी? तो जो 4 क्या हो गया हमारे पास? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एज शुड बी इन एल्केन। अगर ये एल्केन होता तो 4 हाइड्रोजन और होते उसमें हमारे पास, डिफरेंस कितने का है? 4 ये आ गया। तो उस हिसाब से हमारे पास जो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आई वो आ गई 1/2 इंटू 4 एंड दैट इज 2। तो हमारे को पता है कि इथाइन के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होती है। थोड़ा और मॉलिक्यूल लेते हैं कि उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। जैसे हम सबसे एक और एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन, बहुत कमाल का एग्जांपल, बेंजीन C6H6। अब आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर आता है, आप सीधा भी बता सकते हो कि हाँ जी इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 होगी, पर यहां पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये एल्केन होता, अगर n की वैल्यू 6 होती तो एल्केन क्या बनता? ये एल्केन बनता C6H14। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगा के ना CnH2n+2। तो एल्केन अगर ये होता 6 कार्बन वाला तो उसमें हाइड्रोजन होते 14। तो इसका मतलब कि डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? तो लेस हाइड्रोजन कितने हुए? लेस हाइड्रोजन इन बेंजीन, यानी 14 माइनस 6, 14 होने चाहिए थे, 6 है, तो डेफिशिएंसी कितनी हुई हाइड्रोजन की? 8। सो इन दैट वे कि जो बेंजीन की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो कितनी आनी चाहिए? 1/2 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, और आपको पता है कि अगर हम स्ट्रक्चर से जस्टिफाई करें तो स्ट्रक्चर से भी वेरी क्रॉस चेक हो गया आंसर। इसमें कितना है? रिंग कितने, पाई बॉन्ड्स कितनी है? 3। और रिंग्स कितने हैं? बेंजीन में 1 होता है,
तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी बनी टोटल? 4। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हाइड्रोकार्बन के लिए क्या है? 1/2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एज शुड बी इन एल्केन। ठीक है, जितनी डेफिशिएंसी होगी। तो लेस हाइड्रोजन मतलब जितने होने चाहिए थे, जितना गैप है हाइड्रोजन का, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ एच एटम एज शुड बी इन एल्केन। अगर ये एल्केन होता, ये सैचुरेटेड होता, तो ये हो जाता। तो ये तो हो गया जी केस नंबर 1 फॉर हाइड्रोकार्बन के लिए। क्या बता सकते हैं कि C10H8 जो कि नेप्थालिन है, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी? तो भाई ये एल्केन क्या होता, तो इसकी जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है कितनी आनी चाहिए जी? 7 आनी चाहिए स्ट्रक्चर के हिसाब से। और वैसे चेक कर लेते हैं, तो अगर ये एल्केन होता तो N की वैल्यू अगर 10 है, तो देयरफॉर हमारे पास जो हाइड्रोजन जो फॉर्मूला क्या बनता? C10H22 हो जाता, फिर CnH2n+2 22। नाउ डेफिशिएंसी कितनी है हाइड्रोजन की? डेफिशिएंसी है हाइड्रोजन की 22 होने चाहिए थे, है 18। तो 14 की डेफिशिएंसी है भाई हमारे पास हाइड्रोजन की। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आई जी नेप्थालिन में? 1/2 इंटू 14 जो कि 7 है। तो 7 का मतलब क्या हुआ कि इसमें रिंग प्लस पाई बॉन्ड्स। और आपको पता है कि नेप्थालिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए, तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितनी है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको पता है कि पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग, तो पाई बॉन्ड्स कितनी है? 5, रिंग कितने हैं? 2, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 7 आ गई। सो दिस इज द फर्स्ट केस टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर हाइड्रोकार्बन। नाउ केस नंबर 2 फॉर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। फॉर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए। तो जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगी हमारे पास, दैट कम्स टू बी C+1 नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस हैलोजन प्लस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सी, C का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, H का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, प्लस हैलोजन प्लस नाइट्रोजन, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था फॉर्मूले में। C+1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हैलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन। और यहां पे हम इग्नोर कर देते हैं इग्नोरिंग ऑक्सीजन एंड सल्फर, क्योंकि अगर ऑक्सीजन और सल्फर आएगा तो उससे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ऑक्सीजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन अगर 2 हाइड्रोजन निकलते तो हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या बोलते हैं? हम 1 बोलते हैं। और अगर एक ऑक्सीजन कहीं बीच में आ गया तो क्या हो जाएगा? उसको पूरा कर देगा, 2 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन या सल्फर भी। तो हमने इसको इग्नोर कर दिया जी। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, लेट अस टेक C4H6BrON, ये मेरे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है और मेरे को बोला जाए कि भाई इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, तो चेक कर लेते हैं हम इसकी। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है जी? 4 +1, ये +1 एक फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 6, हैलोजन कितने हैं? 1, ब्रोमीन 1 है ना, ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट करना है, नाइट्रोजन कितनी है? 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 माइनस ये कितना आ गया जी? 3 आ गया। ये 1 - 1 0 हो गया, 3 बच गया यहां पे। तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई? 2 आ गई इसकी। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। आपको पता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो जैसे मैंने कहा कि इट हेल्प्स टू राइट स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर लिखने में हमारे को मदद करता है। कैसे मदद करता है?
नाउ लेट अस से कि मेरे को दिया हुआ है C4H8, तो मुझे क्या पता करना है? सबसे पहले मैं पता करूंगा इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ गया? 1/2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एज शुड बी इन एल्केन। अगर मेरे पास ये एल्केन होता तो क्या होता? C4H10 होता। तो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी है? 2, तो 2 होने चाहिए थे। तो इसकी जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ गई? 1 आ गई। इसका मतलब कि जब मैं इसमें स्ट्रक्चर लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ गया? या तो मेरे पास पाई बॉन्ड 1 आएगी या मेरे पास रिंग 1 आएगा। तो इससे मैं उसके स्ट्रक्चर लिखने में मुझे मदद मिलेगी। जैसे C4H10 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक तो ये हो गया जी, देखिए नंबर ऑफ रिंग 1 हो गया, तो इसका मतलब कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से मुझे पता चला कि एक रिंग बन सकता है। उसके अलावा मेरे पास पाई बॉन्ड भी तो बन सकती है। तो पाई बॉन्ड के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4। तो या तो मैं इसको यहां पे लिख लूं, या और कैसे स्ट्रक्चर लिख सकता हूं मैं? यहां पे लिख देता हूं, एक ब्यूट 1 इन आ गई, एक ब्यूट 2 इन आ गई। और कैसे लिख सकते हैं हम इसको? वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 4 कार्बन है और कहीं पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं हम यहां पे। तो ये इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। यानी अगर मुझे C4H10 में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता है तो मैं उसके लिए 4 तरह के स्ट्रक्चर लिख सकता हूं। एक साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, और एक आ गया हमारे पास ब्यूट 1 इन, एक आ गया ब्यूट 2 इन, और एक आ गया 2 मिथाइल प्रोपीन। So this is how degree of unsaturation is going to help us. तो आज की क्लास में हम इतना ही काम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स इन डिटेल। सो थैंक यू वेरी मच।